हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आज के अध्याय में लेकर आए हैं राजनीतिक समाजीकरण। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हम आज ये अध्याय लेके आए हैं कि राजनीतिक समाजीकरण। तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो पिछला वीडियो भी आप देख लीजिए। जो वो हमारा अध्याय था भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो वह वीडियो देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को करते हैं शुरू, और एंड में यह भी बताऊंगा कि आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को देखते हैं, पहले वीडियो को देख लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर आपको मैं बता दूंगा कि आप ये PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी नोट्स हैं जो आप याद कर लेना। पहले मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, तो टाइम कम है तो अच्छे से नहीं समझा पाऊँ तो आप कमेंट कर लेना, वापस पूछ सकते हैं जो भी नहीं समझ आए वो। राजनीतिक समाजीकरण हमारा अध्याय है, तो हम शुरू करते हैं। आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएँ। तो पहला हमारा समाजीकरण। पहले तो हम समाजीकरण को समझ लेते, फिर राजनीतिक समाजीकरण को समझ लेंगे। पहले समाजीकरण को समझ लेते। समाजीकरण क्या है। समाजीकरण अर्थात बच्चे को समाज में रहने के अनुकूल बनाना, यानी कि बच्चे को समाज में रहने के अनुकूल बनाना, यानी बच्चा जब समाज में रहेगा तो उसमें समाज में रहने के लिए उसको चीज़ें भी सीखनी होगी, उसे सीखने का अनुकूल बनाना, उसे समाजीकरण कहते हैं। और यह समाजीकरण दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से कैसे होता है तो देख लेते हैं। औपचारिक समाजीकरण, समाज में रहने या जीने की शिक्षा देना, यानी कि समाज में रहने या जीने की शिक्षा देना, यानी कि कोई शिक्षा दे रहा है सामने से तो औपचारिक होगा, यानी कि उसको सिखा रहा है तो औपचारिक होगा। यदि नहीं सिखा रहा है तो अनौपचारिक है, यानी वो खुद सीख रहा है। अनौपचारिक यानी समाज को देख कर सभी सीखने, यानी समाज को देख कर, यानी वो कैसा कर रहा है उसके व्यवहार को देखकर खुद सीखना। अगर खुद सीख रहा है तो अनौपचारिक होगा, अगर कोई सिखा रहा है तो औपचारिक होगा। ठीक है। और नोट, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये समाजीकरण है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक में व्यवहार करने की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है। जिस प्रकार समाजीकरण के दो प्रकार से होता है, उसी प्रकार राजनीतिक समाजीकरण भी दो प्रकार से होता है। कैसे, ये भी हम देख लेते हैं। औपचारिक राजनीतिक समाजीकरण, तो राजनीतिक व्यवहार को सिखाना, यानी सह में थोड़ा अलग है। आपको यहाँ पर राजनीतिक लाना, यानी राजनीतिक व्यवहार को सिखाना, यानी कोई सिखा रहा है तो औपचारिक होगा। अनौपचारिक यानी खुद सीख रहा है, यानी औपचारिक राजनीतिक समाजीकरण, सभी राजनीतिक व्यवहार को देकर सीख रहा है। नोट, राजनीतिक समाजीकरण भी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। राजतंत्रात्मक शासन, सैनिक शासन व तानाशाही शासन प्रणालियों में औपचारिक राजनीतिक समाजीकरण पाया जाता है, क्योंकि बचपन से बालक को उस राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल आचरण करना सिखा दिया जाता है। ये कहाँ पर है औपचारिक, ये जैसे चीन में आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर है ना बच्चों को जन्म से ही ये सिखा दिया जाता है कि आपको ये तानाशाही वाला। चीन, हमारे भारत में ऐसा नहीं है। वहाँ पर तो जन्म से ही, यानी उनको तो सैनिक बनना है तो बनना है, उन पर ज़बरदस्ती है। वहाँ पर चीन में वहाँ पर जाकर देख, भारत में तो ऐसा जोश है कि हाँ मुझे आर्मी में जाना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और चीन में तो जन्म से इसे कर दिया जाता है कि बच्चे को कि तुम्हें तो सैनिक में भर्ती होना है, और वहाँ पर तो तानाशाही शासन है। आप कई बार देखते होंगे कि सीमा पर चीन के है ना वो सैनिक, उनको ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया जाता है कि युद्ध करो। कोई तो वहाँ पर अपनी मर्जी से भी नहीं आते। तो हम कहाँ पढ़ते हैं, ताकि बड़ा होकर अन्य शासन प्रणाली का समर्थन ना करे। लोकतंत्र में किसी विशेष प्रकार की राजनीतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, बच्चा सभी राजनीतिक व्यवहार करना सीखता है। लोकतांत्रिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, न्याय इत्यादि के बारे में अपने आसपास के वातावरण को देख कर शिक्षा प्राप्त करता है। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले हर्बर्ट हाइमन प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो आप इसे नोट कर लेना। तो
यहाँ से शुरू होता है। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वालों में हर्बर्ट हाइमन प्रमुख है, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला है। ये पुस्तक भी आपकी 1 नंबर में आ सकती है या फिर बहुचयनात्मक क्वेश्चन में आ सकती है, तो इसे नोट कर लेना और याद कर लेना। ये जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो आप इसे इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद कर लेना, आ सकती हैं, तो आप इसे याद कर लेना। और अब देखते हैं ऑमंड और पावेल ने क्या कहा है। ऑमंड और पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणा को बनाया जाता है। तो कावनादी के शब्दों में कावनादी क्या कहना चाहते हैं? राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये आप इनकी जो कह रहे हैं ये तो आपको याद करना होगा, फिर भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इतने भी हार्ड नहीं है। खुद सोचोगे कि यहाँ पे हार्ड है तो हार्ड होगा। राजनीतिक समाजीकरण के साधन अर्थात जिनमें राजनीति में व्यवहार करना सिखाया जाता है। ये साधन 2 प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक साधन जैसे प्रशिक्षण केंद्र और औपचारिक। अनौपचारिक साधन उद्देश्यपूर्ण तरीके से नहीं सिखाया जाता बल्कि बालक सभी सीखता है। तो हम देखते हैं अनौपचारिक और औपचारिक। परिवार, पहला है परिवार। राजनीतिक समाजीकरण का प्रथम माध्यम परिवार को माना जाता है। बच्चा अपने घर में माता पिता व अपने बड़ों के राजनीतिक व्यवहार को देखकर राजनीतिक व्यवहार करना सीखता है। जब प्रथम बार उसके द्वारा मतदान करना माता पिता के आचरण के अनुरूप होता है, जैसे कि जब बालक अपने परिवार में रहता है तो वो राजनीतिक व्यवहार को सीखता है। जैसे पिता वोट देने जाएंगे तो पहली बार तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा कि उसे पता होगा कि मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा। पहली बार तो वो जाएगा अपने पिता के साथ, जिसको पिता वोट देंगे वही बेटा भी उसी को वोट देगा। तो आगे हम देखते हैं शिक्षण संस्थाएं। यहाँ थोड़ा एक मिनट ठीक कर देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर ठीक। दूसरा है शिक्षण संस्थाएं। परिवार के पश्चात एक बच्चा स्कूल शिक्षण संस्थान का सदस्य बनता है तथा अपने अध्यापक व साथी के साथ राजनीतिक व्यवहार को सीखता है। यही कारण है कि परिवार के पश्चात शिक्षण संस्था राजनीतिक समाजीकरण का दूसरा साधन या माध्यम बन जाती है। जैसे शिक्षण संस्था, जैसे आपके स्कूलों में भी कभी कभी आपके सर कहते होंगे कि आज वो खड़ा हुआ है बोर्ड में तो वो ऐसा है बोर्ड के बारे में वो भी बात तो करेंगे मतदान के बारे में कि आप अपने घर वालों को कहना कि जैसे कि अभी न्यू मशीन आई है वोट देने वाली। तो कई स्कूलों में कहा भी गया था कि गांव में तो आपको पता ही है वो कम समझते हैं कि मशीन के बारे में कैसे वोट देना है कैसे नहीं देना है। तो बच्चों को स्कूल में समझा दिया जाता है कि आप घर पर जाकर बता देना कि ऐसी मशीन आई हुई है और वोट के बारे में सब और राजनीति के बारे में भी बात होती रहती है स्कूल में, आपको पता है। तो मित्र मंडली, तीसरा है मित्र मंडली। राजनीतिक समाजीकरण में मित्र मंडली भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मित्र मंडली अर्थात खेल कूद के साथी मित्र। बच्चा अपने परिवार विद्यालय के साथ साथ अपने मित्रों के साथ भी समय गुजारता है। आप देखते होंगे आपके मित्र आपके दोस्त कभी कभी तो राजनीति के बारे में बात करते हैं कि आज वो नेता खड़ा हुआ है वो ऐसा है मैं तो उससे वोट दूंगा मैं इसे दूंगा। तो राजनीति के बारे में वहाँ से भी आपको ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाता है। यह अध्याय इतना भी हार्ड नहीं है, ये नंबर लेने लायक है, आप इसे पूरा याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मित्र राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं। चुनाव के दौरान यह चर्चाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। बच्चा इनके माध्यम से राजनीति के बारे में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त कर सकता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे कि मुझे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, जैसे कि वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी तथा इसी अनुभव के साथ राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। अर्थात मतदान, राजदल का समर्थन या विरोध और राजदल का सदस्य बनना, ये देखो सब आगे मतदान करना, जैसे दल अच्छा है या नहीं है वो भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हम अब ये है राजनीतिक दल औपचारिक राजनीतिक समाजीकरण करते हैं। राजनीतिक दल सत्ता में आने के पश्चात जनता को अपनी उपलब्धियों की जानकारी देते हैं। हाँ, ये राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, अपनी उपलब्धि बताते हैं। जैसे कि
जो जनता होती है उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते उपलब्ध देते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से भी जनता से बातचीत करते हैं। विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल, विपक्ष में कौन बैठे हैं? जैसे विपक्ष में बैठे हैं अभी राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, तो अभी वो विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल सरकार की कमियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और चुनाव के दौरान रैलियां, भाषणों व जनसंपर्क के माध्यम से भी राजनीतिक दल अपने कार्यक्रम व नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं। इसमें जनता को मूल्यांकन का अवसर प्राप्त होता है कि उन्हें अपना मत किस उम्मीदवार या राजनीतिक दल को देना है। तो अभी हम राजनीतिक प्रतीक के बारे में बात करते हैं। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। राजनीतिक दल में कुछ नहीं लिखना है। जैसे राजनीतिक दल में अभी तो किसकी सरकार है? अभी तो भाजपा यानी नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो विपक्ष में कौन बैठा है? कांग्रेस बैठा है। तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी की कमियां बताएंगे और नरेंद्र मोदी भी कभी कभी इतना नहीं बताते, कभी कभी वो भी राहुल गांधी कमियां, जैसे कि दोनों अपनी अपनी कमियां निकाल रहे हैं। यानी वो शासन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो विपक्ष में बैठा राहुल गांधी जैसे कांग्रेस मान लीजिए, तो वो जो भी गलत काम कर रहे हैं मोदी जी जैसे माना कि नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोई भी कर रहा है तो विपक्ष में बैठा है तो हमें पता चल जाएगा। हम ध्यान नहीं देंगे तो वे भी आपको बता देंगे कि सोशल मीडिया से भी, जैसे कहीं से भी राहुल गांधी वो बता देंगे विपक्ष में बैठे हैं। जन संचार के साधन नहीं, पहले हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज। ये क्वेश्चन, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, राष्ट्रीय प्रतीक को समझिए या फिर लिखिए। तो आपको यहाँ से लिख दें राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चिन्ह इत्यादि तथा स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श और आदर्शवादी व्यक्तियों के विचार व उनका व्यक्तित्व इत्यादि भी राजनीतिक समाजीकरण के प्रतीक कहलाते हैं। जनसंचार के साधन, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे लगता है शायद 2020 में आया या 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने बोर्ड के पेपर आपके पहले भी डाल दिए गए हैं और टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर भी डाले गए हैं। प्री बोर्ड के, अर्धवार्षिक के सभी क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, तो आप वहां से देख लेना या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और नहीं डाले हुए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बता देना, मैं फिर से वापस डाल दूँगा। जनसंचार के साधन, रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र पत्रिकाएँ, सोशल मीडिया इत्यादि जन संचार के माध्यम कहलाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जनसंचार के साधन लिखिए। वर्तमान में इन जनसंचार के माध्यमों की राजनीतिक समाजीकरण में अहम भूमिका मानी जाती है। समय समय पर राजनीतिक दलों, राजनेताओं द्वारा जनमत के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। तो इसकी आपको PDF डाउनलोड करनी है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मैं अध्याय लेके आता हूँ उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। और आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, और इसकी सभी PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर। आप कमेंट करके बताइए अब आगे कौन सा अध्याय लेके आना है और कौन सा नहीं लाना है, और टाइम भी बता दीजिएगा इस टाइम पर लेके आना है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।